आज के इंडिया को समझने के लिए हमें पहले टाइम में पीछे जाना होगा, एक ऐसे समय में जब 15 अगस्त 1947 की आधी रात नहीं हुई थी। 1947 से पहले के लैंडमास को एक सिंगल यूनिफाइड कंट्री इंडिया के तौर पर सोचना एक कॉमन मिसकंसेप्शन है, जबकि नाम और एक शेयर्ड सिविलाइजेशन का कल्चरल आइडिया हजारों सालों से मौजूद था। पॉलिटिकल रियलिटी कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और बिखरी हुई थी। जिस एंटिटी को हम अब इंडिया कहते हैं, वह अपनी हिस्ट्री के ज्यादातर समय में एक कंसोलिडेटेड नेशन स्टेट के बजाय एक ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन था। यह सैकड़ों किंगडम, प्रिंसिपैलिटीज और अलग अलग कम्युनिटीज से भरा एक बहुत बड़ा सबकॉन्टिनेंट था। हर एक का अपना रूलर, कानून और अक्सर अपनी लैंग्वेज और कस्टम्स होते थे। स्टेट्स का यह मौज़ेक कभी कभी एक पावरफुल एम्पायर के अंडर यूनिफाइड होता था, लेकिन ये एम्पायर शायद ही कभी पूरे सबकॉन्टिनेंट को कंट्रोल करते थे और उनका डोमिनेंस अक्सर कुछ समय के लिए ही होता था। डिफाइंड बॉर्डर, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक कॉमन सिटीजनशिप वाला एक सिंगल सॉवरेन नेशन का कॉन्सेप्ट ग्लोबल हिस्ट्री में रिलेटिवली नया है। हिमालय के साउथ की जमीन के लिए यह निश्चित रूप से ऐसा ही था। 1947 से पहले एक पर्सन की प्राइमरी आइडेंटिटी अक्सर उसके लोकल रीजन, उसके किंगडम या उसकी लिंग्विस्टिक या रिलीजियस कम्युनिटी से बंधी होती थी। अपनी हिस्ट्री में विशाल एम्पायर्स समय समय पर सबकॉन्टिनेंट के बड़े हिस्सों को एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव अम्ब्रेला के तहत लाने के लिए उठे। इनमें से सबसे शुरुआती और सबसे महत्वपूर्ण में से एक मौर्य एम्पायर था, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 322 ईसा पूर्व में की थी। अपने सबसे महान शासक सम्राट अशोक के अंडर मौर्य डोमेन वेस्ट में आज के अफगानिस्तान से लेकर ईस्ट में बांग्लादेश तक फैला हुआ था, जिसमें लगभग पूरा सबकॉन्टिनेंट शामिल था। मौर्यों के पतन के बाद सबकॉन्टिनेंट में कई सदियों तक रीजनल किंगडम फिर से फलते फूलते रहे। फिर चौथी शताब्दी ईस्वी के आसपास गुप्ता एम्पायर नॉर्थ में उभरा, जिसने अक्सर इंडिया का गोल्डन एज कहा जाने वाला काल शुरू किया। गुप्तों ने साइंस, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर और आर्ट्स में असाधारण अचीवमेंट्स के एक पीरियड की अध्यक्षता की। इसी दौरान जीरो का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ और आर्यभट्ट जैसे महान स्कॉलर्स ने रेवोल्यूशनरी डिस्कवरीज की। मेडिएवल पीरियड में सेंट्रल एशिया से नई पावर्स का आगमन हुआ, जिसकी परिणति दिल्ली सल्तनत और बाद में 1526 में शक्तिशाली मुगल एम्पायर की स्थापना में हुई। मुगलों ने अकबर, जहांगीर और शाहजहां जैसे सम्राटों के अंडर फिर से इंडिया के एक बड़े हिस्से को यूनिफाई किया। उन्होंने एक अत्यधिक ऑर्गेनाइज्ड और सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, एक कॉमन रेवेन्यू सिस्टम और सड़कों का एक सोफिस्टिकेटेड नेटवर्क बनाया। हालांकि इन महान एम्पायर्स के पीक के दौरान भी शक्तिशाली रीजनल किंगडम ने हमेशा अपनी अलग पहचान बनाए रखी। साउथ में चोल जैसी डायनेस्टीज ने मैरिटाइम एम्पायर्स बनाए, जबकि विजयनगर एम्पायर 2 सदियों से अधिक समय तक हिंदू कल्चर और पावर का एक गढ़ बना रहा। बाद में शिवाजी जैसे लीडर्स के अंडर मराठों ने मुगल डोमिनेंस को चुनौती देने के लिए उठे। इन रीजनल पावर्स ने यह सुनिश्चित किया कि इंडिया की पॉलिटिकल स्टोरी कभी भी एक सरल मोनोलिथिक रूल की नहीं थी, बल्कि इंपीरियल सेंटर्स और जीवंत क्षेत्रीय ताकतों के बीच एक सतत और डायनामिक इंटरप्ले था। इंडिया नाम की अपनी एक लंबी और इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है, जो बताती है कि बाहर वालों ने सबकॉन्टिनेंट को कैसे देखा। यह शब्द इंडस नदी से आया है, जो रीजन के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से होकर बहती है। सबकॉन्टिनेंट के भीतर इस सिविलाइजेशनल स्पेस का अधिक ट्रेडिशनल नाम भारतवर्ष या भारत था, जिसका नाम लेजेंडरी वैदिक किंग भरत के नाम पर रखा गया था। हालांकि भारत एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट से ज्यादा कल्चरल और रिलीजियस कॉन्सेप्ट था। इसने एक सेक्रेट ज्योग्राफी का वर्णन किया, एक ऐसी जमीन जहां धर्म के सिद्धांतों को बनाए रखा गया था और जहां महान तीर्थ स्थल स्थित थे। यह एक कल्चरल होमलैंड था, जो शेयर्ड स्क्रिप्चर्स, रामायण और महाभारत जैसी एपिक स्टोरीज और एक कॉमन फिलोसॉफिकल आउटलुक से बंधा हुआ था। पिलग्रिमेज एक शक्तिशाली यूनिफाइंग फोर्स था। लैंड के सबसे दक्षिणी सिरे का एक व्यक्ति हिमालय में एक पवित्र स्थल पर जाने के लिए एक लंबी और मुश्किल यात्रा कर सकता था। इन यात्राओं ने एक शेयर्ड सेक्रेड लैंडस्केप की भावना को बढ़ावा दिया। हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म जैसे प्रमुख फिलोसॉफिकल और रिलीजियस ट्रेडिशन के प्रसार ने एक कॉमन इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल फ्रेमवर्क प्रदान किया। संस्कृत सदियों से स्कॉलरशिप, रिलीजन
और हाई कल्चर की एक पैन इंडियन लैंग्वेज के रूप में काम करती थी। विभिन्न क्षेत्रों के स्कॉलर्स इस शेयर्ड लैंग्वेज का उपयोग करके कॉम्प्लेक्स विचारों को कम्युनिकेट और डिबेट कर सकते थे। इसलिए सबकॉन्टिनेंट की यूनिटी पॉलिटिकल से ज्यादा कल्चरल और सिविलाइजेशनल थी। यह शेयर्ड नामों, पवित्र कहानियों, पिलग्रिमेज रूट्स और इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन के एक घने नेटवर्क के माध्यम से कल्चरल और सिविलाइजेशनल रूप से जुड़ा हुआ था। इसलिए जब हम पूछते हैं कि 1947 से पहले इंडिया कैसा था, तो सबसे सटीक जवाब यह है कि यह एक सिंगल ईट नहीं था, यह एक दे था। एक ही जमीन के टुकड़े पर कई एंटिटीज एक साथ मौजूद थीं। 18वीं और 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश सत्ता के आगमन ने सबकॉन्टिनेंट के पॉलिटिकल लैंडस्केप को फंडामेंटली बदल दिया। ब्रिटिश ने किसी एक यूनिफाइड इंडियन एम्पायर को नहीं जीता, बल्कि उन्होंने घटते मुगल अधिकार और मराठों, सिखों और नवाबों जैसी विभिन्न क्षेत्रीय शक्तियों के बीच की प्रतिद्वंद्विता का चतुराई से फायदा उठाया। ब्रिटिश राज ने पूरे सबकॉन्टिनेंट पर एक अभूतपूर्व स्तर की पॉलिटिकल यूनिटी थोपी। इसे दो अलग अलग भागों में बांटा गया था, ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स। यह औपनिवेशिक शासन और आर्थिक शोषण के उद्देश्य से बनाई गई यूनिटी थी। एक यूनिफाइड लीगल कोड, रेलवे और टेलीग्राफ लाइनों जैसे व्यापक इंफ्रास्ट्रक्चर की शुरुआत ने इन क्षेत्रों में ब्रिटिश शासन की सभी खासियतें थीं। जबकि यह यूनिटी आर्टिफिशियल थी, इसने अनजाने में एक भविष्य के राष्ट्र के लिए आधार तैयार किया। एक विदेशी शक्ति द्वारा शासित होने के शेयर्ड अनुभव ने मॉडर्न राष्ट्रवाद की लौ जलाई, जिससे विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को स्वतंत्रता के लिए एक कॉमन कॉज में एकजुट किया गया। इसलिए 1947 से पहले इंडिया को देखना अपार समृद्धि, ऐतिहासिक गहराई और चौंकाने वाली विविधता का देश देखना है। यह शक्तिशाली महाराजाओं और नवाबों का देश था, गहन दार्शनिक परंपराओं का और शानदार कलात्मक और वैज्ञानिक उपलब्धियों का। यह किंगडम और एम्पायर्स का एक सबकॉन्टिनेंट था, एक सभ्यता और एक कल्चरल स्फीयर। इसमें लगभग वह सब कुछ था जिसे हम आज इंडिया से जोड़ते हैं, इसकी विविधता, इसका इतिहास, इसकी संस्कृति। लेकिन यह अभी तक एक यूनिफाइड राष्ट्र नहीं था। इस शानदार विरासत से एक सिंगल पॉलिटिकल आइडेंटिटी बनाने का वह अंतिम महत्वपूर्ण कदम उस पीढ़ी की महान चुनौती और उपलब्धि थी जिसने इंडिया को स्वतंत्रता दिलाई।